बात करने जा रहे हैं। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोमेट्री के पार्ट 3 की। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका पार्ट 1 भी देख लेना और पार्ट 2 भी देख लेना, दोनों पार्ट्स देखने हैं, ठीक है ना। हमने कहाँ पर छोड़ा था, अब हम समझेंगे इस फार्मूले के बारे में। अब हम एंट्री टेस्ट के हवाले से, जो सा ई कैट होता है, एम कैट होता है, उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो से सवाल होते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री में से, वो ज़्यादातर इस फार्मूले के मुतालिक पूछे जाते हैं। मास टू चार्ज रेशो इज इक्वल टू द एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2E, ठीक है ना, समझ आ गई। मास टू चार्ज रेशो इसके बारे में, ये फार्मूले के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा। मास टू चार्ज रेशो हम किसे कहते हैं? मास टू चार्ज रेशो, ये इसका फार्मूला है एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2E। हमने पीछे बात की हुई है कि एच क्या है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर क्या है, ये रेडियस ऑफ आयंस इन विच इट्स मूव्स। ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब उसके बाद आगे हम बात करने जा रहे हैं कि मास टू चार्ज रेशो का ताल्लुक बनाएंगे इस रेडियस के साथ, यानी कि हमने इस रेडियस के साथ मास टू चार्ज रेशो का भी ताल्लुक बनाना है, इस रेडियस के साथ एच स्क्वायर का भी ताल्लुक बनाना है, इस रेडियस के साथ ई का भी ताल्लुक बनाना है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये जो उनसे आयंस हैं, ये जो उनसे आयंस आए हैं यहाँ पर, ये आयंस हैं, ठीक है ना। यहाँ से बम्बार्डमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये बदले नेगेटिव आयंस में, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस में। यहाँ पर था हाई पोटेंशियल डिफरेंस रखने वाला एक्सेलरेटिंग कैथोड का नाम दे दिया है। एक्सेलरेटिंग कैथोड क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि जो उनसे न्यूट्रल आयंस हैं, ठीक है ना। आपने पीछे मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 100% मॉलिक्यूल्स में से 97% तक मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हालत में पीछे रह जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% तक जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। कौन से आयंस में? पॉजिटिव आयंस में। और पॉजिटिव आयंस को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। पॉजिटिव आयंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं आपको पता है कि हाई स्ट्रेंथ, ये ठीक है ना। आपको मैंने पीछे वीडियोस आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये पॉजिटिव आयंस जोन से हैं, ये इधर आए, ठीक है ना, ये इधर आए, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो वाले आयंस आएंगे इस तरफ कि जो सिर्फ और सिर्फ इस सुराखों से के बिल्कुल सामने होंगे, ये सुराख से बिल्कुल सामने होंगे, वो वाले आयंस आएंगे, ठीक है ना। ये सुराख के बिल्कुल सामने होंगे ना, वो वाले आयंस आएंगे। ये वाले आयंस क्या करेंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे मुड़ जाएंगे। और इस तरीके से नियॉन गैस हमने इस्तेमाल की थी, तो नियॉन गैस जो सी होगी वो इस तरीके से, उसके जो से आयंस हैं वो मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर अलग हो जाएंगे, नीचे डिटेक्ट हो जाएंगे, डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। ये था इसका काम। क्या होता है इसका काम? ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो उनसे पॉजिटिव आयंस हैं, जो उनसे इस सुराखों के सामने नहीं होंगे, वो इधर आकर चिपक जाएंगे, और जो उनसे इस सुराखों के सामने होंगे पॉजिटिव आयंस, सिर्फ और सिर्फ वो सीधी लाइन में जाएंगे। इसका काम क्या होता है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का काम होता है कि इन आयंस को, इन पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस को सीधी लाइन में रखना, ताकि जो सा मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके इनके ऊपर, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये सुराख ना रखते, ये तीनों के तीनों ही आ जाते, तो इन तीनों में से फॉर एग्जांपल हम ये सुराख नहीं रखते, तो फिर ये तीनों आयंस की जो उनसी बीम्स हैं ये आती, तो अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जानी थी, क्योंकि अब आयंस की 3 बीम्स आ गई हैं, और आयंस की तीनों बीम्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये डिटेक्टर के लिए आसानी पैदा करवाने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड अच्छे तरीके से आयंस को देने के लिए
हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सा डिटेक्टर पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा खासा अप्लाई हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक आयंस की बीम के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम बात करने जा रहे हैं मैस टू चार्ज रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। स्मॉलर मोलिक्यूलर वेट हैज स्मॉलर रेडियस, यानी कि स्मॉलर मोलिक्यूलर वेट होगा ना, जैसे स्मॉलर मोलिक्यूलर वेट होगा हैज स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर मोलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, हैज स्मॉलर रेडियस एंड वाइड वर्सा। मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने नियॉन इस्तेमाल किया था। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। नियॉन के तीनों आइसोटोप्स के मैसेज इस मैस टू चार्ज रेशो में दर्ज कर दिए। मैसेज यानी कि एटॉमिक मैसेज जो उनसे थे नियॉन के तीनों आइसोटोप्स के, वो इधर हमने दर्ज कर दिया 20, 21 और 22। और इनके ऊपर चार्ज कितना था, एक फॉर एग्जांपल एक है चार्ज, उसके ऊपर एक है, ठीक है ना। चार्ज गया है, पॉजिटिव आयंस है ना, पॉजिटिव आयंस, एक इलेक्ट्रॉन गया है ना। ये देखें ना, एक क्यों चार्ज है, क्योंकि ये देखें कि मैंने पीछे पढ़ाया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन की बीम, जैसे ही ये जो सा न्यूक्लियस है इसमें मौजूद जो सा इलेक्ट्रॉन है, नियॉन एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी पास करेगी। जैसे ही अब्जॉर्ब करेंगे काइनेटिक एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा, तो अब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये लो जी, निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। तो वही मैंने +1 यहाँ पर लिखा है, +1 है। कोई बात, वही बात, ठीक है ना। अब उसके बाद मैस टू चार्ज वैल्यू देखो, ये नियॉन 20, ठीक है ना, इस तरीके से मैस टू चार्ज वैल्यू इसकी आ गई 20, 21 और 22। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये आ गई मैस टू चार्ज वैल्यू नियॉन एलिमेंट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एटम्स जिनका नाम हमने आइसोटोप्स रखा था, उन आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है ना। ये अब हम क्या करेंगे, ये जो उनसे है इसका मुआवजना कराएंगे मैस टू चार्ज वैल्यू का, किसके साथ, रेडियस के साथ। ये देखें मैस टू चार्ज वैल्यू आर ऊपर है, तो मैस टू चार्ज वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितने एटॉमिक मैसेज ज़्यादा होंगे, यानी कि ये देखिए ना मैस आ रहा है ना ऊपर, इसका मतलब क्या है कि जितना मैस ज़्यादा होगा उतने ही रेडियस की मिकदार ज़्यादा होगी, उतना ही रेडियस ज़्यादा होगा। और हमने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, ठीक है ना। उन एलिमेंट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एटम्स में से सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है ना, तो वो जो सा चार्ज आएगा वो +1 नहीं आएगा, +1 ये चार्ज क्या, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चार्ज ख़त्म हो गया ना। ये देखिए +1 बटे के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्ज़ी है। ये मैसेज को, ये जो उनसे मैसेज आ गए हैं, इस मैसेज का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं इस रेडियस के साथ, फार्मूले मौजूद रेडियस के साथ। जैसे ही मैस बढ़ेंगे वैसे ही रेडियस भी आयंस के बढ़ेंगे जी, जो जिस रास्ते पर मूव कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सा बाहर वाला है, ये जो सा बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, ये वाला जो सा है, इसका रेडियस जो सा है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके, और एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। इन तीनों के में जो सा बाहर वाला रेडियस है, ये वाला बाहर वाला रेडियस ये ज़्यादा है, ये अंदर वालों की निस्बत, बाहर वाला रेडियस जो सा है वो ज़्यादा है, ये R3 है, ये R2 है और R1 है। ये आपको खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए कि जितना मैस ज़्यादा होगा उसी हिसाब से रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जिसका रेडियस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसका मैस ज़्यादा है।
अब मैस किसका ज़्यादा है? इन तीनों नियॉन के एलिमेंट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एटम्स में से सिर्फ और सिर्फ ये नियॉन 22 का मैस ज़्यादा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो सा R3 है, R3 इज इक्वल टू 22, नियॉन 22 है ये, ठीक है ना, नियॉन 22 लिख देंगे इधर। और इसी तरीके से इससे छोटा कौन सा है? नियॉन 21, वो भी लिख दिया। और इससे छोटा कौन सा है? 20, नियॉन 20 भी लिख दिया। तीनों रेडियस हमने लिख दिए। यानी कि जैसे जैसे मैसेज कम होते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे आयंस के मैसेज कम होते जाएंगे वैसे वैसे उनका रेडियस भी कम। हम ये कह सकते हैं कि अंदर मौजूद जो उनसे अंदरूनी सर्कल होंगे उनका जो सा रेडियस होगा वो बाहर वाले सर्कल्स से कई गुना कम होगा। बाहर वाले सर्कल्स का रेडियस अंदर वालों की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा बाहर वाले सर्कलों का, ठीक है ना। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये बात हमें आ गई समझ के मैस जो सा है वो जैसे जैसे बढ़ेगा आयंस का, या फिर आप कह लें कि मैस जैसे जैसे बढ़ेगा नियॉन के अंदर मौजूद एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स का, वैसे वैसे ही एटम्स का, तो वो जोन से आयंस एटम्स जोन से हैं वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। उन आयंस का भी जोन सा रेडियस, जिस भी रेडियस को वो मूव करेंगे वो आयंस, उन रेडियस का सर्कल भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पहली बात कर ली है। अब दूसरी बात करने जा रहा हूँ। दूसरी बात, अब हम ये ई जोन सा है ना, इसका कंपैरिजन करवाएंगे ये रेडियस के साथ। ये ई जोन सा है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ई जोन सा है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। ई एम ओवर ई आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2, वैसे का वैसे। अब हम यहाँ से ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है ना। ई जोन सा है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जोन सा एक्सेलरेटिंग कैथोड है, इसको हम 2000 वोल्ट देते हैं, 2000 वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना। इस एक्सेलरेटेड कैथोड को जो इन आयंस को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, खींच रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, आयंस की स्पीड में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। अब एक वक्त ऐसा आता है कि हम 2000 से 200 वोल्टेज देते हैं। अब ये देखें, इस वोल्टेज पर जोन से आयंस मूव, इस वोल्टेज पर जोन से पॉजिटिव आयंस एक्सेलरेटेड कैथोड की तरफ आ रहे हैं 2000 वोल्ट के ऊपर, वो ज़्यादा रेडियस बनाएंगे। या फिर 200 वोल्ट जब हमने एक्सेलरेटिंग कैथोड को प्रोवाइड किया है तब उसने आयंस को अपनी तरफ खींचा है, तब वो आयंस रेडियस बना रहे हैं, क्या वो बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा? भाई फार्मूला बता रहा है कि ई जोन सा है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 2000 वोल्ट है, 2000 वोल्ट है ना, 2000 वोल्ट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। 2000 वोल्ट से 2000 वोल्टेज पर वो जो उनसे आयंस हैं वो ज़्यादा रेडियस कवर करेंगे, ज़्यादा रेडियस बनाएंगे एज़ कम्पेयर टू 200 वोल्ट पर। 200 वोल्ट पर जो उनसे सर्कल्स बनेंगे वो 2000 वोल्ट के मुकाबले में बहुत ही कम होंगे। 2000 वोल्ट में बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे 1800 वोल्ट पर, उससे कम बनेंगे 1500 वोल्ट पर, उससे भी कम बनेंगे 500 वोल्ट पर, उससे कम बनेंगे 200 वोल्ट पर, उससे कम बनेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाई वोल्टेज पर आयंस का जो सा रेडियस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड से आएंगे। जैसे वो बहुत से स्पीड से आएंगे ना तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा ना, मोमेंटम बढ़ने की वजह से वो बहुत दूर तक जाएंगे। बहुत दूर तक जाने के बाद वो वहाँ से अपना
फिर अपनी वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे, ठीक है ना, फिर अपनी डिफ्लेक्शन शो करेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ गई है, उनका मोमेंटम बढ़ गया है। जैसे उनकी स्पीड बढ़ गई है, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक तो लेगा, लेकिन बहुत देर के बाद रोकेगा, हाई वोल्टेज पर बहुत देर के बाद रोकेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका मोमेंटम बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये इसका काम क्या है, ये आयंस, पॉजिटिव आयंस को स्पीड के साथ बाहर अंदर की तरफ फेंक रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है ना। जब कम वोल्टेज दिया जाएगा तो तब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम स्पीड के ऊपर कम स्पीड है तो कम मोमेंटम का मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड इससे आसानी से रोक सकता है, आसानी से डिफ्लेक्ट करवा सकता है। डिफ्लेक्शन अब आसानी से होगी, तो इसका मतलब कि अब रेडियस भी उन आयंस का कम ही बनेगा, सर्कल्स का रेडियस भी कम ही बनेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे कि अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं एच स्क्वायर की। ये जो सा एच स्क्वायर है, ये जो सा एच स्क्वायर है, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इसका ताल्लुक बनाएंगे इस रेडियस के साथ। ये एच स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m/e एच स्क्वायर नीचे आ गया, एच स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड हो गया, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड हो गया है। अब उसके बाद ये बात सुनने वाली है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये एक इन्वर्सली रिलेशन बन गया है, यानी कि एच स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये जो सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सा मैग्नेट्स हैं, इनकी अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देंगे, तो फिर ये क्या कर देंगे, तो फिर ये आसानी के साथ जब बड़े बड़े मैग्नेट्स इस्तेमाल करेंगे, एक पीछे लगाते हैं, एक उसके सामने लगाते हैं, ऐसे पिस्टल सा बना होता है, एक पिस्टल बना होता है ऐसे करके, ठीक है ना, ये पिस्टल है फॉर एग्जांपल, इसके पीछे एक लगाएंगे मैग्नेट, एक आगे लगाएंगे। जैसे ये दोनों मैग्नेट्स हम बड़े बड़े इस्तेमाल कर लेंगे जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो इन आयंस की स्पीड को बहुत आसानी के साथ कंट्रोल करके उसको आसानी के साथ डिफ्लेक्ट कर देंगे। जब डिफ्लेक्शन आसानी के साथ हो रही है तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम ये जो उनसे मैग्नेट्स लेते हैं, वो ऐसे मैग्नेट लेते हैं कि जिनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल से लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो लेकिन नॉर्मली पैदा हो, तो तब क्या होता है, तो तब जो उनसे रेडियस ऑफ सर्कल बनेंगे वो नॉर्मली बनेंगे, ठीक है ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा कम, ठीक है, समझ आ गई। इसलिए हमें चाहिए ऐसे मैग्नेट्स जो ना तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें और ना ही कम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें, कि भाई आयंस रुके ही ना, ठीक है ना, वो डिफ्लेक्ट ही ना हो, सीधा जाकर इधर बच जाएं इस दीवार पर, तो इसका क्या फ़ायदा, दीवार पर बच जाएं। हमने ऐसे मैग्नेट्स को चूज़ करना है जो मैग्नेटिक फील्ड को ना ज़्यादा कम प्रोड्यूस करें, ना ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है ना। हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट्स लेने हैं जो इन आयंस को आसानी से जो इन आयंस को डिफ्लेक्ट कर सकें और एक नॉर्मल सा सर्कल बना सकें, ठीक है ना, एक नॉर्मल सा सर्कल बना सकें, ठीक है ना। इस फार्मूले से इस फार्मूले से ये जाहिर हो रहा है कि हमने ज़्यादा ऐसे मैग्नेट्स का इस्तेमाल नहीं करना कि जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हों। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो रेडियस कम बनेगा, ठीक है ना, रेडियस कम बनेगा तो ये जो सी आर की वैल्यू हो जाएगी ये कम हो जाएगी। जब आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा जो सा ये मास टू चार्ज रेशो है डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हमने बस आपने ये इसलिए डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए हमने ऐसे मैग्नेट्स को चूज़ करना है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करवा सकें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं डिटेक्टर की, ठीक है ना। ये फार्मूले मैं दोबारा बता देता हूँ कि एच स्क्वायर क्या जाहिर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही ज़्यादा होगा तो रेडियस जो सा होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल वो कम हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा वैसे ही रेडियस ऑफ द सर्कल भी बढ़ जाएगा, कम होगा ना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फिर उसके बाद वो जो उनसे आयंस होंगे वो मुश्किल से डिफ्लेक्ट होंगे। जब वो मुश्किल से डिफ्लेक्ट होंगे वो थोड़ी देर बाद जाके डिफ्लेक्ट होंगे, जिसकी वजह से वो जो उनसा रेडियस बनेगा वो ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू पहले वाले के,
ठीक है ना। अब डिटेक्टर क्या होता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस, यानी कि डिटेक्टर क्या करता है, जब ये जो से आयंस की डिफ्लेक्शन के बाद तीनों के तीनों आयंस की बीम जो सी है, ये जो से आयंस की बीम ये जाती है इधर, ठीक है ना, इधर जाती है। ये मैग्नेट्स का काम क्या था, ये मैस टू चार्ज रेशो, यानी कि मैस टू चार्ज रेशो अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द आयंस के मैसेज की बिना पर इनकी बीम्स बना देता है, इनकी आयंस की बीम बना देता है। इन आयंस की बीम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। ये जोन सा है, ये डिटेक्टर के पास जाते हैं। डिटेक्टर क्या करता है, इन्हें डिटेक्ट करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है। डिटेक्ट करने के बाद थोड़ी सी अमाउंट में करंट प्रोड्यूस कर देता है, थोड़ी सी अमाउंट में करंट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना, एम्पलीफायर। अब एक और इसमें आता है एम्पलीफायर, एक और लगा होता है, एक चीज़ एक और लगी होती है एम्पलीफायर। ये क्या करता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, ये करंट की अमाउंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना। डिटेक्टर क्या करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस, थोड़ी सी जैसे तीनों के तीनों आयंस की बीम डिटेक्टर के पास जाती हैं, डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करने के बाद थोड़ी सी अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करवाता है। उस करंट को एम्पलीफाई कौन करता है, उसके आगे एम्पलीफायर लगा होता है, वो उस करंट की मिकदार को बढ़ा देता है और हम उसको स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं विद कार्बन 12। फिर उसके बाद हम कार्बन 12 एलिमेंट, आपको पता है ना कि कार्बन 12 एक रिलेटिव एटॉमिक मास पीछे पड़ा है, कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब आपने एटॉमिक मास फाइंड करना है, अभी फाइंड नहीं हुआ ये 20, 21, 22 अभी नहीं फाइंड हुआ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, ये अभी फाइंड नहीं हुआ। हमने एटॉमिक मैसेज ही फाइंड करने हैं ना आइसोटोप्स के। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए फिक्स्ड बार्ट है, वो फिक्स्ड बार्ट जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, वो होता है कार्बन 12 का एलिमेंट। कार्बन 12 का एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है इन नेचर, इसलिए हम कार्बन 12 का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना हो तो कार्बन 12 ही लेंगे, हमने पीछे बात की हुई है रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो कार्बन 12 का हमने लिया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन 12 एंटर द स्पेक्ट्रोमीटर एंड कैलकुलेट, ठीक है ना। कार्बन 12 के गैशियस मॉलिक्यूल, कार्बन 12 है, उसके जो उनसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हम एंटर करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही एंटर करेंगे ना अंदर, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ न्यूट्रल 98% जो उनसे न्यूट्रल एटम्स हैं वो इधर आ जाएंगे, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 से 3% आयंस के ऊपर वो यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पर चिपक जाएंगे वो आयंस, ठीक है ना। जो उनसे इस होल्स के सामने होंगे आयंस, वो इन होल्स में से पास करेंगे। पास करने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड उन्हें डिफ्लेक्ट कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, उन्हें डिफ्लेक्शन शो करवा देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो अब कार्बन 12 की डिफ्लेक्शन ये डिटेक्ट कर लेगा डिटेक्टर, ठीक है ना। अब कार्बन 12 की डिफ्लेक्शन जब ये डिटेक्ट करेगा ना, तो तब जो उनसा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट एम्पलीफायर, थोड़ी सी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसे एम्पलीफायर बढ़ा करके दिखाएगा। अब जो उनसा अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हुई है ड्यू टू एम्पलीफायर, ठीक है ना, उसको हम स्टोर कर देंगे कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर, ठीक है ना, नियॉन गैस जब हमने गुजारी थी स्पेक्ट्रोमीटर से, उस करंट का मुआवजा करवाएगा कार्बन 12 जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारी थी और वो वाले करंट से, ठीक है ना, दोनों करंट के दरमियान मुआवजा करवाएगा। और फिर हमें रिज़ल्ट शो हो जाएंगे कि ये जो उनसे आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस, ये जो 3 बीम्स बनी हैं, इनके एटॉमिक मैसेज क्या है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ने शो कर दिए जी, कंप्यूटर शो कर रहा है कि भाई ये है, एक का 20 है, एक है जी नियॉन 21 है, और एक नियॉन 22 है। ये नियॉन 21 और नियॉन 22 है। अब हम उसके बाद आगे बात करने जा रहे हैं, कि कार्बन 12 एंटर द स्पेक्ट्रोमीटर एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस करंट व्हेन कार्बन 12 डिटेक्ट इन डिटेक्टर एंड कंपेयर विद दिस करंट बिफोर करंट, ठीक है ना, समझ आ गई। ये हमने बात कर ली है, कंपेयर कर देंगे, फिर हमें आ जाएंगे जवाब। अब उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि अब हम उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी कंप्यूटर शो कर देगा। हमें पता है ये होती है रिलेटिव अबंडेंस, ये होती है एटॉमिक मैसेज। नीचे ग्राफ के एटॉमिक मैसेज आ रहे होते हैं,
ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर ऊपर होती है रिलेटिव अबंडेंस कि ये नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये 98% यूज़, ये 0.23% है, और ये शायद इसकी मुझे याद नहीं है, आपने देख लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये रिलेटिव अबंडेंस, ये एटॉमिक मैसेज नीचे दिए होते हैं, ये वाले एटॉमिक मैसेज 20, 21 और 22 एटॉमिक मैसेज नीचे दिए होते हैं ग्राफ के, और रिलेटिव अबंडेंस जोन सी है ये ऊपर की तरफ दी होती है। रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं किसे हैं कि वो जोन से आइसोटोप्स हैं वो नेचर के अंदर कितना अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, कितना अपने आप को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर 98% तक नियॉन 20 इस पूरी नेचर में एग्जिस्ट करता है, 21% नियॉन 21 0.21, और नियॉन 22 27% तक एग्जिस्ट कर पाता है इस पूरी नेचर में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो, बल्कि थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीक्स है, ये नंबर ऑफ़ पीक्स किस वजह जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट के आइसोटोप्स, नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स को जाहिर कर रही हैं, ये एलिमेंट के नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स को जाहिर कर रही हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स एलिमेंट्स के पाए जाते हैं। नियॉन एलिमेंट है, नियॉन एलिमेंट के 3 नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं, 3 पीक्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नियॉन एलिमेंट के। नंबर ऑफ़ पीक्स का मतलब ये है। और हाइट ऑफ पीक क्या जाहिर कर रही है, मैंने आपको बता दिया है कि ये रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि नेचर में वो आइसोटोप कितना एग्जिस्ट कर पा रहा है, कितना अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है, उससे हम कहते हैं ये। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, मैंने शुरू से आपको समझा दिया है, ठीक है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले बात की थी, बल्कि रहने दें, मेरा मोबाइल हो जाता है गर्म, ठीक है ना। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना, और ये है पार्ट 3, ठीक है ना। पार्ट 3 भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। इन तीनों पार्ट्स के अलावा भी मैं एक और पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना, सोचूंगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।